अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, सियासत में हमने ये देखा कि कुछ माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टफ टाइम है। अपोजिशन जमातों की तरफ से एपीसी को, जब एपीसी के इजलास हुए, पीडीएम फॉर्म हुई, पीडीएम के फॉर्म होते हुए मुख्तलिफ शहरों में जल से जुलूस हुए, रैलीज की सूरत में तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ ने, जो लगभग 11 जमातें हैं, उन्होंने अपना स्टांड सामने रखा। और अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस होने लगा है कि पीडीएम में शायद दो अलग जो है नज़रिए की जमातें इस वक्त मौजूद हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए पीडीएम को तरीक़ाकार तब्दील करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 31 दिसंबर की डेडलाइन चेंज हुई है, उसी तरीके से 31 जनवरी की डेडलाइन भी चेंज होगी। और साथ ही साथ मफामत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस्तीफे कितना जो है पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं, और क्या कोई चेंज आ सकता है सियासत में, या ये रिफ्ट ऐसे ही बरकरार रहेगी और इसकी कोई फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस सामने नहीं आएंगे। इस ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च हो या फिर प्रोटेस्ट हो, इससे आखिर क्या अचीव कर पाएगी अपोजिशन जमातें। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्या कोई प्रोडक्टिव कंसर्न रेज हो पाया है अब तक, या मजीद आगे कोई रेज हो पाएगा, या सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस्तीफे की ही बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझ पर जो है एनआरओ के लिए फौज के ऊपर दबाव डाला जा रहा है ताकि मैं एनआरओ दूँ। उन्होंने एक बार फिर यही बात की। और अपोजिशन जमातें बार बार ये कह चुकी हैं पिछले कई अरसे से कि हमें एनआरओ की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एक पॉलिटिकल स्टांस हमारे सामने मौजूद है। इसके ऊपर, इस सिनेरियो के ऊपर डिबेट करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है सलमान रहमान साहब, तज्जियाकार है, और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे अरसलान ताज साहब, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे नवीद एंथनी साहब, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। आप दोनों को और तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सलमान है और कॉल पे हमारे साथ मजीद गेस्ट्स होंगे। सलमान, आपसे आगाज़ करूँगी और आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि पीडीएम के इस्तीफों की क्या कोई कनेक्शन है नवाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, ये जो आज पीडीएम के साथ हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो एक कहावत है ना कि सांझे की जो हंडिया है वो चौराहे पे जाके टूटती है। तो जब ये पीडीएम का जो इत्तेहाद बना था, ऐसा लगता है कि ये बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने पीडीएम के इत्तेहाद बनाया था, और इसका एजेंडा जो है वो बजाय अवामी मफादात के, एक जो सियासी पार्टियों के अपने अपने मफादात थे, उनके ऊपर बेस एजेंडा था। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन पीडीएम के अंदर इस वक्त देखने में आ रही है, ये प्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी फ्रॉम द डे वन। बिकॉज इन्होंने अभी तक चले इस बात, खान साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर हर एक के रिजर्वेशंस हैं, और कुछ जायज़ हैं कुछ नाजायज़ हैं, लेकिन अभी तक पीडीएम ने भी अपने किसी भी एजेंडे में अवामी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका हल पेश नहीं किया है। कि अगर खान साहब को हटाया जाए तो फिर कौन आएगा? क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे, क्या आसिफ अली जरदारी साहब आएंगे, क्या बिलावल भुट्टो आएंगे, या मौलाना साहब आएंगे? तो मतलब इनका जो एजेंडा है उसमें ये वाज़ेह नहीं है। कोई भी अवामी इशू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इनके जो इस मूवमेंट की बुनियाद हो। इस मूवमेंट की बुनियाद इनके जो सियासी पार्टियों के साथ जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके ऊपर बुनियाद करके इस इत्तेहाद को तश्कील दिया गया और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा था। अगर ये मूवमेंट होती ना कि जी अवामी मसाइल के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्होंने इशू को एड्रेस करना होता, तो आज आप धरना दीजिए पार्लियामेंट के सामने। लगता है कि पीडीएम में जो जमातें मौजूद हैं उसमें दो मुख्तलिफ जो है बयानिया पेश किया जा रहा है? देखिए ना, आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब की जो जमात है पीएमएल-एन, उसका वो ऐसा लगता है कि वो और मौलाना साहब बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसके क्योंकि स्टेक्स इस सिस्टम में बहुत हाई हैं निस्बतन नवाज शरीफ साहब के और मौलाना साहब के, आसिफ जरदारी साहब के स्टेक्स बहुत हाई हैं। सिंध में उनकी हुकूमत है, लिहाजा उनको कोई सच ऐसी जल्दी नहीं है, और वो ये समझते हैं कि जी अगर ये मूवमेंट चलनी भी है तो ये मूवमेंट इस तरह नहीं चलनी
चाहिए कि सारे जो पत्ते हैं वो इकट्ठे खोल दिए जाएं। ज़रदारी साहब का जो ये स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि पीडीएम को इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ बयानिया की ज़रूरत है, तो क्या आप इससे ये अखज़ कर सकते हैं कि अब यू टर्न लिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? मेरा ख्याल है यू टर्न हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि वो उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है। जितनी जल्दी नवाज शरीफ साहब को है कि जी इस्तीफे दें, धरना दें, लॉन्ग मार्च करें, इमरान खान को घर भेजें, उतनी जल्दी शायद पीपल्स पार्टी को नहीं है। और हकीकतन भी आप देखिए ना कि अगर इमरान खान को घर भेजें तो उसके बाद आगे क्या है, पीडीएम के पास एजेंडा क्या है? पीडीएम ने अभी तक कोई चार्टर डिफाइन किया है अपना, कोई एजेंडा पेश किया आवाम के सामने कि जी हम इनको घर भेज के क्या हफीज शेख की जगह वापस इसाक डार को लेके आना है आपने, या हफीज शेख की जगह वापस हफीज शेख को लेके आना है पीपल्स पार्टी की तरफ से? तो आप पीडीएम ने अभी तक कोई ऐसा एजेंडा पेश नहीं किया, कोई ऐसे अवामी इश्यूज के ऊपर नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये हम री इलेक्शंस करवाएंगे दोबारा से जो है। इस तरह तो नहीं होता ना कि आप कहें कि मौजूदा गवर्नमेंट को भेज दें, हमें लेके आ जाएं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हम मुल्क को कैसे सही करेंगे। अगर आज मुल्क सही नहीं है तो आप आगे कैसे सही करेंगे? पहले तो आप अपना प्रोग्राम दीजिए ना, आप अपना प्रोग्राम बताइए कि जी आप आने के बाद क्या क्या इकदाम लेंगे, किस तरह से चीनी की कीमत को नीचे लेके आएंगे, आटे की कीमत को नीचे लेके आएंगे। अगर आटे की कीमत की प्रॉब्लम है तो आज आप धरना दीजिए और मुतालबा कीजिए हुकूमत से कि आटे की कीमत कम कीजिए, हम उस दिन धरना खत्म कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इश्यूज बेस के ऊपर ये अपनी मूवमेंट को लेके चलेंगे। का कहना ये है कि इशू बेस्ड ही है पीडीएम। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, वजीर आजम साहब के इस्तीफे की, ये एजेंडा बेस्ड ही है। देखिए एजेंडा उनका सारा ये है कि खान साहब को घर भेजें बस। आप मरियम नवाज की तकरीरें सुन लीजिए, आप मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें सुन लीजिए, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीरें सुन लीजिए। उनकी तकरीरों में टोटल 1 पॉइंट एजेंडा है, खान साहब को घर भेजिए, उसके बाद फिर हम जो है सारा बात करेंगे। तो ये तो कोई एजेंडा, इस एजेंडे पे तो अवाम को मुत्तहद नहीं कर सकते, इस एजेंडे पे तो अवाम को बाहर नहीं निकाल सकते। ऑल्दो सियासी अफरा तफरी अपनी जगह मौजूद है, सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत बढ़ गया है और ये हुकूमत के लिए भी कोई अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन इस एजेंडे के ऊपर हुकूमत घर जाती नजर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, हमें इस वक्त कॉल पे ज्वाइन किया अरसलान ताज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अरसलान ताज साहब, हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम में इस वक्त देखा जा रहा है कि 2 मुख्तलिफ बयानिए पेश किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। क्या आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना जो एक स्टांस है वो तब्दील करेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना। दरअसल यहाँ हो चुका है पूरी कौम के सामने कि इनका एजेंडा जो है वो सिर्फ अपनी जो दौलत इन्होंने बनाई है गुज़िश्ता कई दहाइयों पे पाकिस्तान को नोच के इन्होंने पूरी दुनिया में जो अपनी जायदादें बनाई हैं उसको बचाने का ये पूरा एक हरबा है। और आप देखें कि यही बिलावल साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे, यही मरियम नवाज जो है वो बिलावल या जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे, यही JUIF के लीडरान कहते थे कि बिलावल जो है तुम चोरी का पैसा से खाने खाते हो, तुम चोर के बेटे हो। तो ये सारे एक ही एजेंडा पे हैं और वो एक एजेंडा ये है कि मुल्क में अफरा तफरी एक तरह की बनाना और उससे जो मुल्क एक तरक्की की तरफ जा रहा है आप लोग भी तो नेशनल डायलॉग की तरफ नहीं लेके जा सके ना ऑपोजिशन जमातों को। किस चीज का डायलॉग? धरना दे रही है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, मुल्क की हालात जो है वो वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, इकोनॉमी जो है वैसे ही चैलेंजिंग है, कोविड-19 सेकेंड वेव इस वक्त हमें हिट कर चुकी है। फिर आप लोग को नेशनल डायलॉग की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए इनको? देखिए किस चीज का डायलॉग करें हम, डायलॉग करना लेकिन ये जवाब तो नहीं होता ना कि किस चीज का डायलॉग करें। ये जलसे देते रहेंगे, ये धरना देते रहेंगे, नुकसान होता रहेगा। नहीं धरना, देखें आपको एक बात बताऊं मैं कि धरना दे रहे हैं, जितने जलसे जलसे करें, हमने कोई रुकावट नहीं खड़ी की इनके लिए। मैं आपको लेके जाना चाहूंगा रुकावट की बात कुछ और है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हमारा मुल्क इस वक्त ऑलरेडी मुतहम्मिल नहीं है इन जलसे जुलूस की, ख्याल करना चाहिए ना। देखिए ये तो इनको ख्याल करना चाहिए, एक सूबे में तो इनकी भी हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी की भी तो हुकूमत है। सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के इस वक्त सिंध सूबे में
कराची शहर में, हैदराबाद शहर में सबसे ज्यादा ठीक है, 14% आप इस कहते वक्त हैं कि कोरोना इनको का ख्याल रखना रेट चाहिए, है। लेकिन हुकूमत का तो अपना एक रोल होता है ना, हुकूमत की तो अपनी एक रेट होती है, तो आप लोग की देखिए रेट इनसे क्या बात करें, क्वेश्चन आप नहीं क्या हो रही? एक्सपेक्ट करती हैं कि हम इनसे बात ये करें कि जी क्योंकि आप ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते कि अफरा तफरी फैले, और जो आपके मुतालबात हैं वो हम मान लें। किस चीज के क्या नहीं, मुतालबा देखिए, है कि जी मैंने हुकूमत करती है, मुतालबात अच्छा ये मानने की किस बात तो तरह कोई नहीं जाएगी? की। देखिए, अरसलान साहब, बात ये सवाल किस बहुत तरह एक सिंपल है, हुकूमत जो है उसका हम ना तो आईनी कह रहे हैं तरीका एनआरओ दे जाने दें, का। अरसलान साहब, ना तो हमने कहा है कि एनआरओ दे दे, ना हम ये कह रहे हैं कि आप इनके साथ किसी अनलॉफुल बात को मान ले। बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग इनके साथ बैठ के एक वन प्लेटफॉर्म पे, जो एपीसी का एक रियल पर्पस होता है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करे, एक पूरी एक जो कमेटी का के सामने एक इंटरेस्ट रखे, पूरा मुल्क उसमें ना सिर्फ ऑपोजिशन जमाते बल्कि हुकूमत साथ बैठे, उस पर आप डिबेट करें कि बस आपके क्या कंसर्न है, कंसर्न वो आपको बताएं, आप उसके ऊपर प्रोडक्टिव तरीके से काम करें। ये तो हल नहीं हुआ ना कि वो जलसे देते रहेंगे, आप कहेंगे हम डायलॉग किस चीज का करें, इस तरह तो फिर चलता रहेगा जो चल रहा है इतने सालों से। देखिए पूरे इस वक्त मुल्क में इदारे हैं जहां डायलॉग होता है, वो है असेंबलियां, वो है पार्लियामान। तो करें ऐवान में तमाम ये गुफ्तगू। पार्टीज तो ये खान साहब तमक्कुन है ना, पार्लियामान में क्यों नहीं आते? बात तो करने दें अलवीना, सारे सवालात ही कर रही हैं, सुन लेंगे आप। तो बात यह है कि पार्लियामानी पार्टीज हैं सारी है, इन तमाम पार्टीज के अरकान जो है पार्लियामान में भी हैं, असेंबली में भी हैं, वहाँ डायलॉग करें कि वहाँ बात करें। सेनेट में इनकी मेजॉरिटी है, वहाँ बात करें, वहाँ एजेंडा रखें। सेनेट में इनके हैं लोग, वहाँ पे मेजॉरिटी इनकी है, वहाँ पे बात करें, एजेंडा रखें, वहाँ डायलॉग। किसने रोका, किसने? अगर ये चाहते हैं तो ब्लैकमेल तरीके से तो वो भूल जाए, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हम करने को तैयार। हाँ, अगर बाकी तो चाहते हैं, अरसलान हल समझते हैं कि कैसे बात होगी, निकलेगा? अरसलान हल कैसे निकलेगा? असेंबली में एजेंडे पे बात करें, अरसलान पार्लियामानी हल कैसे अंदाज है, निकलेगा? तरीका। और कोई देखें, ये एपीसी कोई कानूनी फोरम है? कोई कानूनी फोरम नहीं है। कोई ये कानूनी फोरम जितने हैं, हुकूमत तो गिराना है, तो करें वोट ना अपने बात। कंफिडेंस में है। अपोजिशन ठीक लीडर है, को तो जेल में तो रखा है। अरसलान, लेकिन और मसला कोई यहाँ पे तरीका ये है कि ऑपोजिशन भी इस्तीफे नहीं दे रही, वो भी डेडलाइन पे डेडलाइन आगे करती जा रही है, ना उन्होंने इस्तीफे देने हैं और ना ही हम आपने तो नेशनल डायलॉग की मुंतज़िर बात हैं। करनी है। हम तो मुंतजर हैं, हम तो हार लेके खड़े में हैं, ये आए, हम इनको हार पहनाएं, इनकी जो सर्विसेज रही हैं पार्लियामान में उसको खराज तहसीन पेश करें। हम तो तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं कब आप दिन बताएं कब आएंगे आप इस्तीफा देने। हमारे तो बहुत सारे लोगों ने शेरवानियां वगैरह बहुत सिलवा के रख लिए हैं कि वो इंतजार में कब ये जाएंगे और हम आएंगे। ठीक हमारे है, तो लोग इंतजार में बैठे अरसलान, मैं हैं। आती हूँ आपकी जानिब। यहाँ पे सलमान, मुझे ये बता दीजिए कि मैं पिछले कई हफ्तों से यही सवाल कर रही हूँ हुकूमत से कि नेशनल डायलॉग की जरूरत क्यों नहीं है? आखिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं कौन सा नेशनल डायलॉग, गवर्नर साहब भी यही कहते हैं और सब ही यही बात कर रहे हैं, और रिप्रेजेंटेटिव भी। लेकिन ये हल कैसे तलाश करेंगे? अब हमारा मुल्क जो है इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है इन तमाम तर चीजों के, बहुत सारे मसाइल हैं हमें। फिर अगर इसी तरह ऑपोजिशन करती रहेगी, जलसे जुलूस, इकोनॉमिक क्राइसिस हमें और फेस करने को मिलेंगे, हुकूमत कहेगी ये खुद कर रहे हैं, करने दे, हमने नहीं रोका, तो फिर हल कैसे तलाश करेंगे हम? देखिए, ये जो अप्रोच है ना, ये तहरीक इंसाफ ने ये जो अप्रोच ली हुई है कि जी कौन सा डायलॉग, कैसा डायलॉग, किससे डायलॉग करें, तो ये कोई अप्रोच राइट अप्रोच नहीं है। जो सरबराह मुमलिकत होता है वो समझ लें आप, उसके जिम्मेदारी पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है, जिसमें वो अवाम भी जिन्होंने हुकूमत को वोट दिया है और वो अवाम भी जिन्होंने अपोजिशन को वोट दिया है, उन तमाम की फलाह बहबूद की जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म के ऊपर होती है, क्योंकि वज़ीर आज़म मुल्क का सरबराह होता है। तो नेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल इश्यूज के ऊपर कंसेंसस डेवलप करना भी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सबसे अव्वलीन बनती है। उसके बाद फिर दूसरे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की बनती है, क्योंकि उनका रोल एज अ सरबराह मुमलिकत है। तो अब आप कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात किससे करें, तो अपोजिशन लीडर को जब आपने जो है जेल में रखा हुआ है, उसके ऊपर रेफरेंस भी दायर नहीं कर रहे हैं, बिला किसी रेफरेंस के, बिला किसी मुकदमा कायम किए हुए आपने उसको रखा हुआ है, तो आप, इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत इटसेल्फ है वो ये कंसेंसस की फजा नहीं चाह रही मुल्क में, विच जो खुद हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। आप ये देखिए कि पिछले 2.5 साल में जो अफरा तफरी
निज़ाम रहा, उसकी वजह से हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस वो डिलीवरी नहीं हो सकी जिसके वादे खान साहब ने आवाम से किए थे, और आगे आने वाले 2.5 सालों में भी उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही कि ये आपको डिलीवर कर पाएंगे। अब सिर्फ इतना नज़र आ रहा है कि ये अगर पीडीएम की तहरीक नाकाम हो गई तो ये अगले 2.5 साल अपने शायद हुकूमत तो मुकम्मल कर लें, लेकिन कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसका ख्वाब इस मुल्क में। क्या आपको लगता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है इससे असरअंदाज होगी? एक तरफ जलसे जुलूस रैलीज हैं और इनकी हुकूमत की कंसंट्रेशन जो है उसमें जा रही है, और दूसरी जानिब जो है हुकूमत फिर किस तरह मैनेज करेगी? लेकिन डेफिनेटली मुतासिर होगी जब आप मुल्क में अफरा तफरी को परवरिश देंगे, अफरा तफरी को ख़त्म करने की कोशिशें नहीं लेके करेंगे। नेशनल डायलॉग जो कि एक इस वक्त सबसे बड़ी वक्त की ज़रूरत है कि नेशनल लेवल के ऊपर डायलॉग किया जाए तमाम स्टेक होल्डर्स को। आप ये नहीं कह सकते कि जी PMLN इस मुल्क की स्टेक होल्डर नहीं है, पीपल्स पार्टी इस मुल्क की स्टेक होल्डर नहीं है, या मौलाना स्टेक होल्डर नहीं है। अपने अपने लेवल पे अपने अपने सूबों में अपने अपने डोमेन में ये तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के। तो आपको एज अ हुकूमत, एज अ सरबरा, एज अ जो इस आवाम की ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपका फर्ज बनता है कि आप इस मुल्क में नेशनल कंसेंसस की फजा कायम करें। आपके ईस्टर्न बॉर्डर, आपके वेस्टर्न बॉर्डर, दोनों के ऊपर इस वक्त सिचुएशन जो है बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन हम अपने इन अंदरूनी मसाइल में इस हद तक उलझे हुए हैं। मैंने देखा है कि 24 में से 20 घंटे हमारे वुज़रा, हमारे स्पोक्स पर्सन, तर्जुमान, ये सारे जो है ये काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में लगे हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। कोई एक मैंने वजीर नहीं देखा जिसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया हो कि जी मैंने प्रोजेक्ट किया है, ये मेरी ये बहुत अहम पॉइंट है जो सलमान ने रेज किया है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में हम कई सालों से यही देख रहे हैं कि वुज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसी ना किसी को निशाना बनाते हैं अपनी स्पीच में। उसके बाद रिबाटल में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि उनके लिए काउंटर के लिए वो की गई होती है। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स का एक रियल एसेंस है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं दिखाई देता है। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद इनसाइड न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि सलमान ने एक पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान की सियासत में हमने अनफॉर्चुनेटली यही देखा है कि एक वजीर आता है, वो कोई गुफ्तगू करता है और गुफ्तगू जो होती है वो ऐसी होती है जिसमें कुछ एलिगेशंस रेज किए जाते हैं या वो डेरोगेटरी होती है किसी और के खिलाफ। उसके बाद वही शख्स आता है रिबाटल में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरी सियासत जो है जर्नलिस्ट उसी को कवर कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्ट उस पर भी बात नहीं कर पाते कि आपने किस प्रोजेक्ट की बात की, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट रेज करेंगे तो जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन करेंगे ना। तो ये एक प्रोडक्टिव जर्नलिज्म भी हमारा लैकिंग है, इसी वजह से प्रोडक्टिव जो पॉलिटिक्स है वो भी हमारी लैक करती है। इस पर मजीद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करूंगा कि हुकूमत जो है उसको बजाय इसके कि वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दे। लेकिन इस वक्त आवाम के इशूज़ क्या हैं? आवाम के पास साफ पानी नहीं है, आवाम के पास तालीम नहीं है, आवाम के पास पहले तालीम नहीं थी, ऊपर से कोविड ने आके जो है वो जो तालीम थी उसका ही बेड़ा गर्क कर दिया। आज अस्पतालों की हालत आप पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए। ये मुल्क में, इस मुल्क में कोई एक आम आदमी जो है उसको अस्पताल की हेल्थ की सहूलत मुयस्सर नहीं है। आप देखिए अस्पताल भरे हुए हैं, बेड नहीं है, जगह नहीं है, मरीजों के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है इस हुकूमत का, किसी को नहीं पता। आप देखिए कि यहाँ पे जो पानी, जो बिजली के मसाइल हैं, जो पेट्रोल महंगा हो गया है, अभी आपके सामने यहाँ पे तवानाई के ऊपर जो है कितनी डिबेट चली है कि जी 122 अरब रुपए का नुकसान कर दिया सिर्फ इसलिए कि गलत फैसला किया या नेग्लिजेंस की, जिसकी वजह से आपको बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल पे बनानी पड़ी बजाय इसके के। तो बजाय इसके कि हुकूमत इन इश्यूज के ऊपर तवज्जो दे जिनकी बदौलत वो अपनी वो परफॉर्मेंस जिसके लिए उन्होंने वादे किए थे उसको बेहतर करती और परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देती। हुकूमत के तमाम जो की मिनिस्टर हैं, मैं चंद ही मिनिस्टर को देखता हूँ टीवी के ऊपर आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस बारे में होती है कि मरियम नवाज ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा, जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, आज नोडेरो कौन गया है, कौन नहीं गया। लेकिन किसी वजीर को मैंने ये नहीं देखा कि वो आके बताए कि जी हमने 2.5 साल में यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये प्रोग्रेस की पाकिस्तान में।
मैं समझता हूँ अगर पीटीआई क्या किसी सूबे के हवाले से ये बात कर रहे हैं या वफाक के हवाले से कर रहे हैं या ओवरऑल मुल्क में यही देखिए हाल है? ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। हम पहले तो पीपल्स पार्टी के भी कोसते थे ना कि सिंध में काम नहीं हो रहा। आज आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में कहाँ कोई काम हो रहा है सिवाय आपको जो मीडिया हाइप्स क्रिएट होती हैं उनके अलावा पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट होती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में कोई रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा। डैम के प्रोजेक्ट कहाँ हैं, वो 50 लाख घर किधर गए, वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई, वो आटा चीनी चावल जो सारा महंगा करके जो वो रेवेन्यू किधर गया। मतलब कब आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देंगे? तो पाकिस्तान में कहीं पे भी मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर लीजिए तो कराची का हाल देख लीजिए। आज से 4 महीने पहले हम सारे बैठ के ये बात कर रहे थे कि जी इस बारिशों में जो तबाही आई है अगली बारिशों के लिए अभी से प्रिपरेशन करी जाएगी। एनडीए में आ गया, वफाकी गवर्नमेंट आ गई, 1100 अरब रुपए का बजट आ गया, बजट की अनाउंसमेंट हो गई, उसके 2 दिन के बाद दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो गई। उसके जी 1100 अरब में से जो है हमने इतने दिए हैं और सिंध गवर्नमेंट के इतने हैं। उसके बाद वही चूचू का मलिया और जो है वही सिचुएशन है। उसी कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है, कराची की वही सिचुएशन है। रोडें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा है, बिजली गायब है, कोई पुरसान हाल नहीं है। इंटीरियर सिंध में चले जाएं ठीक तो है। कोई सिचुएशन हमें प्रोग्राम में नवीद एंथनी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। नवीद एंथनी साहब, हम प्रोग्राम में पीडीएम और इस वक्त दौर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस हवाले से बात कर रहे हैं कि दोनों में नेशनल डायलॉग की अब तक कोई खबर ना आ सकी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें 2 मुख्तलिफ बयानिए इस वक्त मौजूद है। एक डायलॉग की तरफ इंक्लाइंड है और एक नहीं है। सॉरी अलमीना, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका, प्लीज जरा थोड़ा सा दोबारा बात कर लेंगी? जी एंथनी, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पीडीएम प्लेटफॉर्म के जरिए अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज में 2 बयानिए सामने आ रहे हैं। एक जो है वो इंक्लाइंड है डायलॉग की तरफ और एक इंक्लाइंड नहीं है, तो यानी 2 मुख्तलिफ बयानिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म में मौजूद है। देखिए बात यह है कि ये बात करे पीडीएम जो है वो अपने बारे में अपना बयानिया खुद बनाएगी ना। पीटीआई को उसके बारे में बयानिया बनाने की क्या जरूरत है? पीटीआई को क्या परेशानी लगी कि पीडीएम के बयानिया बनाए और अपने तौर पे नताइज अक्स करके जो उसकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक जो है वो चीजें जो है वो मीडिया में बताए। ये तो इनका बेसिकली अंदर का एक खौफ है, एक परेशानी है जो वो पीटीआई अपना बयानिया बना के बैठ गई है पीडीएम के बारे में। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म में एक ही स्टांस है। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं पीटीआई के मतलब पीडीएम के बारे में बयानिए को क्यों मतलब वो मानूं? ठीक है अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि ये पीटीआई का एक पर्सनल परसेप्शन है उनका, ये पीटीआई का खौफ है बुनियादी तौर पर। अच्छा ठीक है। अच्छा डायलॉग की तरफ अगर हम आते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब हम सवाल करते हैं कि आप नेशनल डायलॉग की तरफ क्यों नहीं आते, वो कहते हैं एनआरओ आप लोग को चाहिए इसलिए हम नहीं आ सकते। लेकिन आपकी तरफ से भी कोई कोशिश हमने नहीं देखी कि आप लोग ही डायलॉग की तरफ कोई आए, बात करने की कोशिश करें। क्या आपको नहीं लगता इस वक्त मुल्क जो है वो डायलॉग बहुत ज्यादा जरूरी है मुल्क में? देखिए अलवीना, बात यह है कि जब ये जैसी भी थी गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी तो फ्लोर पे जरदारी साहब ने सबसे पहले जो है वो अपनी जो है वो उनको कॉपरेशन जो थी वो ऑफर की थी कि मुल्क की मईशी हालत ऐसी है, मुल्क की जो सरहदों पे जो मसाइल है, जो कश्मीर के हवाले से है, हम जो है वो गवर्नमेंट को अपनी जो फुल सपोर्ट देने के तैयार हैं। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे, वो उनको कुछ और जो है वो शायद करने के लिए सोचता नहीं था। जो एक वो अपना एक जो खोखला सा नारा उनका इंसाफ का है वो लेके उस पर चले। जो उन्होंने एक आर्गुमेंट स्टेब्लिश करना था अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, आज तक वो यही बात कर रहे हैं कि नहीं जी एनआरओ मांगते हैं। आज जब पीडीएम की मूवमेंट में कहीं तेजी नजर आई और जब इन्होंने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेके रहेंगे और जब पे दर पे पाकिस्तानी कौम के इतने बड़े जो है वो सियासी इज्तिमात आए जिसमें हुकूमत से मुस्तफा होने की बात हुई, तो फिर उसके बाद वो अपने जो है मुशीरों को लेके बैठ गए कि हाँ जी इनका जवाब पत्थर से देना है,
इनसे डायलॉग कर लें, पार्लियामान में हम बात करेंगे, तो ये चीजें तो अब इनको याद आनी है ना जी। ठीक है नवीद एंथनी साहब, अगर हम बात करते हैं इस्तीफों की, और हाल ही में जो है बयान आया जरदारी साहब का, वो कहते हैं कि पीडीएम को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है अगर उनको वजीर आज़म इमरान खान साहब को हटाना है। तो आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस चेंज कर रही है या फिर स्ट्रैटेजी तब्दील हो रही है और इससे इस्तीफों का डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जरदारी साहब ने बात की है वो इसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि जी इसकी स्ट्रेटेजी को दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। अगर हम अपने जो है वो जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, जो इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के अवाम की ख्वाहिशत है, लेकिन जब भी कोई मूवमेंट चल रही होती है, कोई प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसमें प्लान ए बी सी डी होते हैं, और कभी कभी वक्त के हिसाब से जो तब्दीलियां दरकार होती हैं, जो आपको कहीं पर कोई उसमें बेहतरी लाने के लिए जो मेजर्स लेने पड़ते हैं, तो वो आपके लिए आपके अगर गोल अचीवमेंट के लिए अदद जरूरी है तो व्हाई नॉट। ठीक है, प्लान बी में आपको लगता है कि इस्तीफे जो है वापस लेने की बात भी हो सकती है कि इस्तीफे ना दें आप लोग शायद? देखिए ये तो कबल वक्त होगा, ये तो पीडीएम की लीडरशिप डिसाइड करेगी कि क्या करना है और किस वक्त क्या मूव करना है, किस तरीके से मूव करना है। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द पीडीएम लीडरशिप। पीडीएम की लीडरशिप की तरफ से, यानी कि प्लान बी पर अभी आप इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब अगर हम आते हैं, बात करते हैं ओवरऑल सिचुएशन की जो कि मुल्क में है, अवाम का ये भी मानना है कि अवामी मसाइल तो एड्रेस नहीं हो रहे जल्द से जुलूस से, और ना ही हुकूमत डायलॉग की तरफ आपको लेकर आ रही है। तो इस वक्त जो क्राइसिस हैं वो हमारे मुल्क को फेस करने को मिल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली नेशनल एक्सचेकर को भी लॉस होगा जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। आपको नहीं लगता आप लोग को ओवरऑल अपनी पॉलिसीज को भी शायद रिविजिट कर लेना चाहिए? आप कह रहे हैं जरदारी साहब ने यही कहा है कि रिविजिट करेंगे, कोई डेडलाइन है इसकी? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि एक मुल्क का वजीर आजम अगर ये फरमा दे कि जी मेरी तैयारी नहीं थी और मुझे वजीर आजम बना दिया, वर्क इन प्रोग्रेस एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो उस वजीर आजम को तो खुद घर चले जाना चाहिए। उसको अफगान के जो है वो जो मुजाहरे, उनके मुतालबे, उसका इंतजार करना चाहिए। इनमें अखलाकी जरूरत है, ये मान रहे हैं कि हाँ जी मैं तो इस काबिल नहीं था, मेरी तरबियत ही नहीं है, मुझे मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया, इनको तो खुद हट जाना चाहिए। मेरा एक सवाल है, मुझे वक्फे पे जाना है सलमान, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोनों का हमने इसके ऊपर जो है स्टांस जाना। अब हम गुफ्तगू करेंगे मजीद प्रोग्राम में। ये जो ओवरऑल एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, एनआरओ नहीं दूंगा, चोर हैं ये, चोरों को पकड़ेंगे, कन्विक्शन तक लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली चोरों को उनके ऊपर एलिगेशंस तो लगाए जाते हैं, उनके ऊपर ट्रायल भी होता है, प्रोसीडिंग्स भी होती है, लेकिन कन्विक्शन साबित नहीं होती। इनकेस कन्विक्शन साबित हो भी जाती है तो वो बाहर चल के जाके बैठ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की अगर हम बात करें तो नैब ने उनको अरेस्ट कर लिया है, नैब को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसके ऊपर भी जरा गुफ्तगू करेंगे। मैं कुछ आखिरी सवाल करना चाहूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद एंथनी साहब से। नवीद एंथनी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर, उनको नैब ने अरेस्ट कर लिया है, और नैब ने कहा है कि वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके, उनके पास जो है प्रूफ्स नहीं थे, और उन्होंने जो है उनको सपोर्ट भी नहीं किया जब तफ्तीश हो रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? सॉरी, दोबारा बताइएगा प्लीज, आपकी आवाज गायब हो जाती है। नवीद एंथनी साहब, प्रोग्राम में मैं आपसे बात करना चाहूंगी ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब को अरेस्ट कर लिया गया है नैब की जानिब से। नैब का ये स्टांस है कि वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, प्रूफ्स भी पेश नहीं किया उन्होंने, जो उनके ऊपर रेफरेंस है एसेट बियॉन्ड इनकम का, जो रेफरेंस है उनके ऊपर अकामा का। ये नैब ऑटोनॉमस इदारा है, आप लोग नैब से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? मोहतरमा, क्या परवेज खटक साबित कर सके हैं? क्या बिलियन ट्री में साबित हो गया है? क्या लीमा बाजी का साबित हो गया है? देखिए ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बना हुआ इदारा है, जो वजीर आजम हाउस के जो है ना वो घर की लौंडी है। हम ये बार बार कह चुके हैं कि इस मुल्क में या तो मैशत को चला लें या फिर आप जो है ना नैब को चला लें, लेकिन इस हुकूमत को समझ में नहीं आ रही बात। या तो अगर आपने करना है तो फिर एलएनजी वाले भी मामले पे भी नैब को बोले कि आप एक्शन लें, उनको बोलें कि चीनी पे भी लें, उनको बोलें कि आटे के बुरान पे लें, क्यों नहीं देते वहां पर नैब एक्शन? सिर्फ ऑपोजिशन के रहनुमाओं पे नैब को याद आ जाता है कि हाँ जी हमें मुतमईन नहीं कर सके। इस मुल्क का एक एक आदमी जो है वो 25 रुपए अंडे लेने पे मजबूर हो गया।
उस पे नैब को एक्शन नहीं याद आता। नवीद साहब, यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि थॉट प्रोवोकिंग है। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर आखिर इतने सारे रेफरेंसेस कैसे दायर होते हैं? कहीं पे एसेट बियॉन्ड इनकम, कहीं पे अकामा, कहीं पे हाउसिंग प्रोजेक्ट का, तो कहीं पे कोई और स्पोर्ट्स के हवाले से कोई करप्शन होती है, कहीं पे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में करप्शन होती है। ये क्या मामलात है? मोहतरमा, एक शख्स है जिसका कोई जरिया आमदनी नहीं है, वो इस्लामाबाद की महंगी तरीन जगह बनी गाला का मालिक बन जाता है, उस पे नैब को याद नहीं आता कि उसका कोई जरिया आमदनी नहीं है। मनी ट्रेल तो दिया उन्होंने मुकम्मल। तो आप कह रही है ना? नहीं ना, मैं नहीं कह रही है नवीद एंथनी साहब, मैंने कोई नहीं कहा। देखिए मेरी बात सुने, अगर बनी गाला में उनको जो है वो उनकी जगह रेगुलाइज हो सकती है तो फिर मनी ट्रेल भी एक्सेप्ट हो सकती है। नहीं, लेकिन नवीद साहब, नैब का ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे उनको, इसलिए उनको अरेस्ट किया है। किसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को या नैब को? नैब को। अच्छा, नैब को। अच्छा। पता नहीं कि ये तो जिस तरीके से वो वजीर आजम हाउस से उनको इंस्ट्रक्शन आती है उसी पे नैब चलती है। देखिए मुझे ये बताइए कि एक आपका जो है एक शख्स जिसको मौजूदा वजीर आजम साहब कहते थे मैं अपना चपरासी नहीं बनाने को तैयार, उसको आप मुल्क का जो है ना वजीर दाखिला बना देते हैं, और वो हर महीने जो है वो एक जो है वो बयान दाग देता है कि टार्जन जो है वो आने वाला है, टार्जन किसी को नहीं छोड़ेगा, टार्जन ये कर देगा, टार्जन वो कर देगा। फिर दूसरे वजीर उठते हैं जी इस पे हाथ डालने वाला, उस पे हाथ डालने वाला है। तो फिर मैं कैसे कहूं कि ये जो है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये वजीर आजम हाउस के इंस्ट्रक्शन पे चलता है। या फिर उन वज़रा के बयान का भी आपको कोशिश करना कि इनको कैसे वक्त से पहले इल्हाम हो जाता है कि हाँ जी अब नैब एक्टिव होने वाली है, अब टार्जन निकलने वाला है। ठीक है, लेकिन नवीद साहब जब ऐवान में इस पर गुफ्तगू की बात हुई, वजीर आजम इमरान खान साहब ने रिफॉर्म्स की भी बात की, उस वक्त भी तो आप लोगों ने क्लियरली नो कहा नैब रिफॉर्म्स पर भी। मोहतरमा देखें, बदकिस्मती ये है कि जो मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा है जिसने कानून साजी करनी होती है उसको तो कोई आज तक अहमियत दी गई नहीं। ऑर्डिनेंसेस के जरिए तो आप ये मुल्क चला रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके से बात करते हैं कि जी जब हम जो चाहें उस पे आज अपोजिशन और हमसे बात करें। नवीद साहब, मैं ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रही, मैं प्रॉपर लेजिस्लेशन की बात कर रही हूँ जो कि ऐवान में हो रही थी, होने जा रही थी, लेकिन आप सब ऑपोजिशन जमातों ने मिलकर इस पर काफी एक मुख्तलिफ तो यही है। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं ना ऑपोजिशन उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है, इस पे जरा ऐड कर दीजिए आप नवीद एंथनी साहब की गुफ्तगू में। मैं एंथनी साहब को सेकंड करूंगा कि नैब की जो ओवरऑल इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, और वो डैमेज इसलिए हुई कि नैब के जो एक्शन हैं वो पार्शल नजर आते हैं। ऑल्दो नैब एक ऐसा इदारा है जिसके एक्शंस को इम्पार्शल होना चाहिए था। एसेट बियॉन्ड मीन्स के ऊपर सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स को गिरफ्तार करने से नैब का इमेज बेहतर नहीं होगा। नैब का इमेज बेहतर जब होगा, देखें कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो हमारे पास जो रीसेंट इस हुकूमत के दौर में जो सबसे बड़ा स्कैंडल है, 3 स्कैंडल हैं। एक चीनी का स्कैंडल है जिसके ऊपर वजीर आजम साहब ने अपनी इंस्ट्रक्शन के ऊपर रिपोर्ट बनवाई और रिपोर्ट पब्लिश की। दूसरा स्कैंडल है आटे का। तीसरा स्कैंडल है पेट्रोल का। ये 3 बड़े स्कैंडल इस मौजूदा गवर्नमेंट के इस मौजूदा साल के अंदर हुए हैं। तो अगर नैब ने अपना इमेज को बेहतर करना है तो इन 3 स्कैंडल्स के ऊपर सबसे पहले तहकीकात करके अवाम के सामने अगले 30 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट लेके आए और अकाउंटेबल करे उन हुकूमती ओहदेदारान को, उन जिम्मेदारान को जिनकी वजह से ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंथोनी साहब की बात में वजन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर कोई ऑपोजिशन के लीडर ये पकड़ते हैं या किसी दूसरी जमात के लीडर को हाथ लगाते हैं। मेरे पास आपको पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी पीटीआई के अरकान के साथ भी नहीं, मैं नहीं कह रहा पीटीआई के अरकान, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है 3 बड़े स्कैंडल्स, उनके ऊपर नैब का एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। नवीद एंथनी साहब, मुझे जरा मेरी आप जो डिबेट कर रहे थे, इस पर जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको कंक्लूड कर दीजिए। अर्ज यही है कि जिस दिन नैब आजाद हो जाएगा ना जी, उस दिन देखिएगा सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो वज़ीर आज़म हाउस से निकलेंगी। जिस दिन नैब आजाद हो जाएगा उस दिन आपको ये जितने मेगा स्कैंडल्स है ना और जिसके जो है वो ताने बाने और जिसके पांव के निशानात जो है बनी गाला से पहुंचते हैं, तो हम उस दिन समझेंगे कि हाँ जी नैब एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है। और जो 22 साल जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म का ख्वाब था
वो आज पूरा हो रहा है। ठीक है। आप अगर इंसाफ की बात करते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, आप एहतिसाब की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको दाएं बाएं जो है वो देखना पड़ेगा। इनकलाब इस तरीके से नहीं आते कि आप अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो पूरा खुला मैदान दे दे कि जाओ खाओ पियो और जो मर्जी करो, जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो भी कमा लो और आइंदा के इलेक्शन के लिए भी मेरे लिए पैसे बचा लो। तो ऐसे नहीं होगा। आपको एहतिसाब अपने घर से करना पड़ेगा। ये मतलब ये सिर्फ सिलाई मशीनें जो है ना, ये सिर्फ अपने घर तक महदूद ना रखे, ये गरीब खवातीन को भी नहीं जो डॉलर बनाती है सिलाई मशीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद एंथनी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी सलमान। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो तहरीक इंसाफ का इस हुकूमत में आने का जो एजेंडा था ना, तहरीक इंसाफ को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी 2.5 साल रह गए हैं, 2.5 साल में कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मेजर रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो रिफॉर्म्स ऐसे रिफॉर्म्स हैं कुछ जो पीटीआई की हुकूमत को कोई रोक नहीं सकता उन रिफॉर्म्स को लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तालीम के ऊपर एक रिफॉर्म की बात की थी इमरान खान ने कि ये तालीमी निज़ाम यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। तो यकसा तालीमी निज़ाम लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको एक सूबे में हुकूमत नहीं है, 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, वहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। तालीमी निजाम के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंस्टीट्यूशन को इस पर काम नहीं करना, सिर्फ ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती। इसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब स्टेक होल्डर्स ने साथ पिवटल रोल प्ले करना होगा। बिल्कुल पिवटल रोल सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम रोल है, जो डिसीजन मेकिंग का रोल है, वो वफाकी हुकूमत का है। अच्छा, वफाकी हुकूमत का ये वादा था कि हम यकसा निजाम तालीम इस मुल्क के अंदर लेके आएंगे। तो ये एक ऐसा रिफॉर्म है, ये इमरान खान साहब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निजाम था, एग्जीक्यूशन कैसे करवाएंगे? एग्जीक्यूशन तो फिर मसला होगा ना इसमें, कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे? 3 सूबों में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है या अलायंस में हुकूमत में है। सिंध छोड़ दें आप तो बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपी में और अब गिलगित बल्तिस्तान में भी। ठीक है, मेरे पास आपका पॉइंट आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था अरसलान ताज साहब ने, एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था नवीद एंथनी साहब ने, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कंक्लूड करती चलूंगी प्रोग्राम में, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जो लोगों को लोग सोच रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान को प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाएंगे और पाकिस्तान में बेहतर प्रोजेक्ट सामने आएंगे, और शायद जो ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले देखा था वो उसको तकमील तक लेकर जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो रिफ्ट कायम है ऑपोजिशन जमातों की और हुकूमत की, ये इस काम को मजीद मुश्किल बनाती जा रही है। एक तरफ कोविड-19 सेकेंड वेव, दूसरी जानिब जलसे जुलूस और रैलीज ऑपोजिशन जमातों की तरफ से, नेशनल डायलॉग की तरफ हुकूमत खुद भी नहीं आना चाह रही। बहुत मसाइल इस वक्त पाकिस्तान में दिख रहे हैं। अल्लाह करे तमाम तर मसाइल ठीक से एड्रेस हो जाए, पाकिस्तान के जितने भी इशूज़ हैं और आवाम के लिए बेहतरी की तरफ हम जाएँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।